नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या भारत के दो बड़े नेता इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी तानाशाह कहे जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। हमें बिना किसी राजनीतिक पक्षपात, बिना किसी व्यक्तिगत भावना के बिल्कुल न्यूट्रल होकर इतिहास और वर्तमान दोनों को समझना होगा। तानाशाही का मतलब क्या है? क्या सिर्फ मजबूत नेतृत्व और बड़े बड़े फैसले लेना तानाशाही कहलाता है, या फिर तब तानाशाही मानी जाती है जब लोकतांत्रिक संस्थाएं दब जाएं, जनता की आवाज को रोका जाए और सत्ता पूरी तरह एक व्यक्ति या एक गुट के हाथों में सिमट जाए? आज की इस लंबी चर्चा में हम 5 बड़े बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। पहले समझेंगे कि तानाशाही क्या होती है और भारतीय लोकतंत्र का ढांचा कैसा है। फिर देखेंगे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कौन सी बातें तानाशाही जैसी लगीं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के शासनकाल पर वही कसौटी रखकर विश्लेषण करेंगे। फिर दोनों नेताओं की कार्यशैली और प्रभाव की तुलना करेंगे और अंत में तय करेंगे कि क्या इन्हें तानाशाह कहना उचित है या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। तानाशाही क्या होती है? तानाशाही यानी डिक्टेटरशिप का मतलब है ऐसा शासन जहां सारी ताकत एक व्यक्ति या एक छोटे से गुट के हाथ में होती है। वहां जनता की राय, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की आज़ादी या चुनाव की पारदर्शिता को दबा दिया जाता है। तानाशाह बनने के लिए जरूरी नहीं कि कोई नेता खुद को राजा घोषित करे। कई बार लोकतांत्रिक चुनाव से जीत कर आए हुए नेता भी धीरे धीरे सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं, मीडिया पर दबाव डालते हैं, विपक्ष की आवाज को कमजोर करते हैं और जनता की स्वतंत्रता पर नियंत्रण करने लगते हैं। इतिहास में हम देखते हैं, हिटलर जर्मनी में चुनाव से आया था, पर बाद में उसने लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही कायम कर दी। इटली में मुसोलिनी ने भी यही किया था। यानी लोकतंत्र और तानाशाही के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। अब समझते हैं भारत का लोकतांत्रिक ढांचा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब इसमें साफ लिखा गया, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत 5 स्तंभ माने जाते हैं। विधायिका यानी संसद और विधानसभा, कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री और प्रशासन, न्यायपालिका यानी अदालतें, मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, और जनता असली मालिक। लोकतंत्र का मतलब ही है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। अब जानते हैं तानाशाही और लोकतंत्र का फर्क। लोकतंत्र में नेता जनता को जवाबदेह होता है, तानाशाही में जनता नेता की गुलाम बन जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष भी उतनी ही अहमियत रखता है, तानाशाही में विपक्ष को दुश्मन मानकर कुचल दिया जाता है। लोकतंत्र में संस्थाएं स्वतंत्र रहती हैं, तानाशाही में सारी संस्थाएं एक व्यक्ति या पार्टी की कठपुतली बन जाती हैं। भारत में यह बहस क्यों जरूरी है? भारत जैसे बड़े और विविध देश जहां अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, वहां लोकतंत्र की अहमियत और भी बढ़ जाती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नेता या पार्टी ज्यादा ताकतवर हो जाता है तब लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगता है। इंदिरा के समय इमरजेंसी 1975 से 1977 तक लगी और लोकतंत्र पर सवाल उठे। नरेंद्र मोदी के समय मीडिया, चुनाव आयोग, संसद और अन्य संस्थाओं की स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए यह तुलना करना जरूरी हो जाता है कि क्या ये दोनों नेता लोकतांत्रिक दायरे में ही काम कर रहे थे या फिर तानाशाही की ओर बढ़ रहे थे या बढ़ रहे हैं। किसी भी लोकतंत्र को बचाने या बिगाड़ने में जनता की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर जनता जागरूक है तो तानाशाही कभी नहीं पनप सकती। लेकिन अगर जनता सिर्फ नेता के करिश्मे या प्रचार में फंस जाए, सवाल पूछना बंद कर दे, तो फिर लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। इसलिए जब हम इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहने की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जनता ने कैसे प्रतिक्रिया दी, संस्थाओं ने कैसा व्यवहार किया और समय ने उन्हें किस रूप में आंका। दोस्तों, हम इतिहास की सबसे पहले उस कड़ी पर पहुंचते हैं जिसे भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय कहा जाता है, इमरजेंसी। इंदिरा गांधी को शुरू में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गूंगी गुड़िया कहते थे। उन्हें लगता था इंदिरा सिर्फ नाम भर की प्रधानमंत्री होंगी और असली शक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के पास होगी। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक समझ और कड़े फैसलों के दम पर खुद को आयरन लेडी साबित किया। 1971 में बांग्लादेश युद्ध की जीत और गरीबी हटाओ का नारा उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना गया। यही से इंदिरा गांधी के अंदर एक अलग आत्मविश्वास आया और यही आत्मविश्वास बाद में तानाशाही जैसे फैसलों का कारण भी बना। 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी। यह फैसला उस समय आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध करार दिया था और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बचने के 2 रास्ते थे, इस्तीफा देकर नए चुनाव का सामना करना या फिर सत्ता बचाने के लिए संविधान की ताकत का इस्तेमाल करना।
इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सलाह लेकर इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी के दौरान जो कदम उठाए गए उनके बारे में जान लेते हैं। मीडिया पर सेंसरशिप, सभी अखबारों पर सेंसर लगाया गया। सरकार की आलोचना करने वाली खबरें छापने से रोका गया। दिल्ली में कई संपादकों को जेल भेजा गया। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने काली पट्टी लगाकर विरोध जताया। विपक्ष का दमन किया गया। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायपालिका पर भी दबाव डाला गया। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर सरकार का दबाव बढ़ा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हुए। संविधान में बदलाव किया गया। संसद में 42वें संविधान संशोधन पारित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां और बढ़ा दी गईं। नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए। संजय गांधी की भूमिका। इंदिरा गांधी के बड़े बेटे संजय गांधी उस समय बिना किसी संवैधानिक पद के बेहद ताकतवर बन गए थे। उन्होंने नसबंदी अभियान चलाया जिसमें लाखों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली में स्लम क्लियरनेस के नाम पर गरीबों की बस्तियां तोड़ दी गईं। इसका जनता पर क्या असर हुआ? इमरजेंसी के 21 महीनों में जनता ने सबसे बड़ी पीड़ा झेली। आम आदमी अपनी बात खोलकर नहीं कह सकता था। अखबार सच नहीं लिख सकते थे। लोग बिना किसी कारण जेल में डाल दिए जाते थे। गरीब वर्ग पर नसबंदी और बस्ती तोड़ने का सबसे ज्यादा असर पड़ा। लोकतंत्र की जो पहचान थी, आजादी, वह लगभग गायब हो गई। अब आपको इंदिरा गांधी के पक्ष में कुछ तर्क देता हूं। हालांकि कुछ लोग इंदिरा गांधी के फैसले को सही भी ठहराते हैं। उनका कहना था कि उस समय देश में अराजकता थी। जेपी आंदोलन के कारण प्रशासन डप हो रहा था। हड़तालें, धरने और आंदोलन लगातार बढ़ रहे थे। पाकिस्तान युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था भी कमजोर थी। इंदिरा गांधी समर्थकों का मानना है कि इमरजेंसी ने कानून व्यवस्था बनाए रखी और अनुशासन पर्व जैसा माहौल पैदा किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का फैसला किया तो उन्हें उम्मीद थी कि लोग उन्हें फिर से जिताएंगे, लेकिन नतीजे उल्टे आए। जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह साबित हुआ कि जनता तानाशाही जैसी हरकतों को लंबे समय तक सहन नहीं करती है। एक और इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। उन्होंने बांग्लादेश युद्ध जीतकर भारत का मान बढ़ाया। दूसरी ओर इमरजेंसी लगाकर उन्होंने लोकतंत्र की जड़ें हिला दी। इसलिए इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ उन्हें तानाशाह मानते हैं, कुछ कहते हैं कि वह एक मजबूत नेता थी जिन्होंने देश को कठिन दौर में संभाला। दोस्तों, अब हम वर्तमान भारत की राजनीति की ओर आते हैं। नरेंद्र मोदी जो 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और 2019 में और भी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में लौटे, उनके समर्थक उन्हें भारत के सबसे मजबूत नेता मानते हैं, लेकिन आलोचक उन्हें तानाशाह प्रवृत्ति वाले नेता कहते हैं। आखिर सच क्या है, आइए गहराई से समझते हैं। नरेंद्र मोदी का उदय और सत्ता का केंद्रीकरण। नरेंद्र मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन धीरे धीरे उनके शासन की पहचान बनी केंद्रीकरण। बड़े बड़े फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं। मंत्रियों की स्वतंत्रता बहुत सीमित है। इस शैली को उनके विरोधी एक व्यक्ति का शासन कहते हैं। अब बात करें मीडिया की स्वतंत्रता की। आलोचक कहते हैं कि बड़े बड़े मीडिया हाउस सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना मोदी की खास आदत है, जिससे सीधे सवाल जवाब का मौका कम मिलता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार नीचे गिरी है। प्रचार का दबदबा। टीवी चैनलों पर मोदी सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन लगातार चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री की छवि चौकीदार, विकास पुरुष, विश्व गुरु, भारत का नेता के रूप में पेश की जाती है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसे संस्थान अक्सर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करते रहते हैं। आलोचकों का कहना है कि ये एजेंसियां राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही हैं। अब विधानसभा और संसद की स्थिति देखें। कई बार संसद में बिना बहस के बिल पास कर दिए गए, जैसे कृषि कानून और धारा 370 हटाना। विपक्ष को बोलने का मौका सीमित होने की शिकायत रही। न्यायपालिका पर सवाल। कुछ बड़े जजों ने खुलेआम कहा कि न्यायपालिका दबाव में है, लेकिन सरकार हमेशा इन आरोपों से इनकार करती रही। अब नागरिक अधिकार और असहमति की स्थिति देख लेते हैं। सीएए और एनआरसी आंदोलन। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। कई जगह पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे। आंदोलनकारियों को देशद्रोही कहकर निशाना बनाया गया। किसान आंदोलन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 1 साल से ज्यादा समय तक सड़कों पर बैठे रहे। सरकार ने शुरुआत में झुकने से मना किया, लेकिन बाद में कानून वापस लेने पड़े। असहमति पर प्रतिक्रिया। सरकार के खिलाफ बोलने वाले कई एक्टिविस्ट, लेखक और पत्रकारों पर मुकदमे हुए। आलोचक कहते हैं कि सरकार असहमति को बर्दाश्त नहीं करती। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब वाकई तानाशाही है? उनके समर्थकों के तर्क सुनना भी जरूरी है। मजबूत नेतृत्व की जरूरत। भारत जैसे बड़े देश में एक मजबूत और निर्णायक नेता चाहिए।
मोदी वही काम कर रहे हैं जो देश हित में जरूरी है, ऐसा उनके समर्थक कहते हैं। तेज फैसले और नतीजे, नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370 हटाना, राम मंदिर, ये सब बड़े और ऐतिहासिक फैसले थे। इन्हें दशकों से कई सरकार छूने की हिम्मत भी नहीं करती थी। अब बात करें वैश्विक स्तर पर भारत की छवि की। मोदी ने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया है, यह तो बिल्कुल सत्य है। G20 शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सम्मान बढ़ा है। 2014-2019 दोनों चुनावों में मोदी को जबरदस्त जनादेश मिला और 2024 में भी वे विजयी हुए। अगर जनता उन्हें बार बार चुन रही है तो उन्हें तानाशाह कहना सही नहीं हो सकता। फिर भी आलोचकों का कहना है कि चुनाव जीतने का मतलब यह नहीं कि नेता लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकता है। मीडिया और विपक्ष को दबाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। धीरे धीरे भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी कि मतदान वाला तानाशाही शासन की ओर बढ़ रहा है, ऐसा आलोचक कहते हैं। इंदिरा गांधी की तरह उन्होंने इमरजेंसी जैसी सीधी घोषणा तो नहीं की, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इमरजेंसी बिना इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है। वही समर्थक कहते हैं कि वह एक ऐसे नेता हैं जो कठिन फैसले लेने से डरते नहीं हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के शासनकाल पर तानाशाही जैसे आरोप लगे, लेकिन असली सवाल यही है कि दोनों नेताओं की कार्यशैली में समानताएं क्या हैं और अंतर कहाँ हैं। आइए गहराई से तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। बात करें इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को किनारे कर दिया। उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, यहाँ तक कि पार्टी के अंदर उनकी ही चलती थी। इमरजेंसी के दौरान संसद, न्यायपालिका और मीडिया तक पर उनका सीधा प्रभाव था। अब बात करें नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी पर भी आरोप है कि उन्होंने भाजपा और सरकार को अपने व्यक्तित्व के इर्द गिर्द बांध दिया है। मंत्रियों की स्वतंत्रता बहुत कम है, ज्यादातर बड़े फैसले पीएमओ से ही होते हैं। मोदी का चेहरा चुनाव में भाजपा से भी बड़ा ब्रांड बन गया। अब बात करें इन दोनों में समानता की, तो दोनों नेताओं ने सत्ता को विकेंद्रित करने के बजाय केंद्रीकृत किया। अब बात करें अंतर की। इंदिरा गांधी ने सीधे संविधान और संस्थाओं को बदलकर यह किया, जबकि मोदी ने लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर रहकर धीरे धीरे संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाया। अब बात करते हैं मीडिया से संबंध। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर सीधा सेंसरशिप लगाया था। सरकार की आलोचना करने वाली खबरें छापना अपराध बन गया था। अखबारों पर पुलिस छापे और पत्रकारों की गिरफ्तारी होती थी। अब बात करें नरेंद्र मोदी की। मोदी सरकार पर सीधी सेंसरशिप का आरोप नहीं है, लेकिन मीडिया पर अप्रत्यक्ष दबाव होने की बात कही जाती है। बड़े चैनल और अखबार सरकार की आलोचना करने से बचते हैं। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सिर्फ इंटरव्यू और मन की बात के जरिए जनता से संवाद करते हैं। अब बात करें इसमें समानता की, तो दोनों दौर में मीडिया पर स्वतंत्र रूप से काम करने का दबाव महसूस हुआ। अब बात करें अंतर की। इंदिरा गांधी ने कानून सेंसरशिप लगाई, मोदी के दौर में स्वयं सेंसरशिप ज्यादा दिखती है। अब बात करें विपक्ष के साथ व्यवहार की। इमरजेंसी के दौरान लगभग पूरा विपक्ष जेल में डाल दिया गया था। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जैसे नेताओं को महीनों कैद रखा गया। राजनीतिक विरोध को सीधा अपराध मान लिया गया। अब नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। मोदी सरकार में विपक्ष जेल नहीं भेजा गया जैसा इमरजेंसी में हुआ था, लेकिन विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और आयकर के छापे पड़ गए। कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जाता है। समानता, दोनों दौर में विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति दिखती है। अब बात करें अंतर की। इंदिरा ने विपक्ष को जेल में डालकर दबाव बनाया। मोदी ने कानूनी और आर्थिक दबाव से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। जनता और आंदोलनों के प्रति रुख देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नसबंदी अभियान और बस्ती तोड़ने जैसी नीतियों से गरीब जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। विरोध करने वालों को सीधे जेल में डाल दिया गया। जनता पर सरकार का डर साफ दिखता था। अब बात करें नरेंद्र मोदी के शासनकाल की। CAA और किसान आंदोलन में लाखों लोग सड़कों पर उतरे। शुरुआत में सरकार ने कठोर रुख दिखाया, लेकिन लंबे विरोध के बाद कृषि कानून वापस लेने पड़े। जनता को दबाव की बजाय देशद्रोही और गुमराह कहकर कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई। इसमें समानता है, दोनों दौर में बड़े आंदोलन हुए और सरकार ने शुरुआत में इन्हें दबाने की कोशिश की। और अंतर है, इंदिरा ने सीधी दमनकारी ताकत इस्तेमाल की। मोदी सरकार ने ज्यादा प्रचार और नैरेटिव मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र और संविधान पर इसका क्या असर हुआ? इंदिरा गांधी इमरजेंसी में संविधान का 42वां संशोधन लाकर प्रधानमंत्री को लगभग असीमित शक्तियां दे दी गई। मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। लोकतंत्र लगभग नाम मात्र रह गया। अब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मोदी सरकार ने कई बड़े संवैधानिक फैसले लिए, जैसे धारा 370 हटाना, 3 तलाक, GST। आलोचकों का कहना है कि इन्हें संसद में पर्याप्त बहस के बिना पास किया गया, लेकिन मौलिक अधिकारों को इमरजेंसी की तरह निलंबित नहीं किया गया। समानता है, दोनों नेताओं ने संविधान का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ाई। और अंतर है, इंदिरा ने अधिकार छीन लिए, मोदी ने अधिकार बदले और सीमित किए। अब दोनों की छवि और प्रचार की बात करते हैं। इंदिरा गांधी की छवि आयरन लेडी और माँ जैसी नेता की बन गई थी। गरीबी हटाओ का नारा घर घर तक पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी की छवि चौकीदार, हिंदुत्व के रक्षक और विश्व गुरु भारत के नेता की है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जमाने में प्रचार का स्तर कई गुना बढ़ गया है। समानता यहाँ पर यह है कि दोनों नेताओं ने अपनी छवि को जनता तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त प्रचार तंत्र का इस्तेमाल किया। अंतर यह है कि इंदिरा का प्रचार पारंपरिक मीडिया तक सीमित था, मोदी का प्रचार सोशल मीडिया तक फैला है।
अब इनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें, इंदिरा गांधी बांग्लादेश युद्ध की जीत ने इंदिरा गांधी को विश्व मंच पर मजबूत नेता बना दिया, लेकिन इमरजेंसी के दौरान उनकी छवि तानाशाह जैसी बनी। नरेंद्र मोदी की बात करें, मोदी की विदेश नीति ने भारत को ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाया है, लेकिन लोकतंत्र की गिरती रैंकिंग ने उनकी छवि पर सवाल खड़े किए हैं। अब इनकी तुलना करें, इंदिरा गांधी ने तानाशाही का सीधा और स्पष्ट रूप दिखाया इमरजेंसी लगाकर। नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि उन्होंने लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखते हुए तानाशाही जैसी प्रवृत्ति विकसित की। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है, इंदिरा का दौर खुली तानाशाही जैसा था, मोदी का दौर लोकतंत्र के खोल में लिपटी तानाशाही जैसा कहा जाता है। हमने अब तक देखा इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और समाज पर क्या असर डाला, लेकिन असली सवाल यह है कि जनता ने इन दोनों नेताओं को कैसे देखा। क्या दोनों की छवि जनता की नज़रों में तानाशाह की रही और इतिहास इन्हें कैसे याद करता है या करेगा? अब इसका उत्तर आपको देता हूँ। किसी भी नेता का असली मूल्यांकन दो चीज़ों से होता है, जनता की तत्कालीन राय, उस समय के लोग उन्हें कैसा देखते थे, इतिहास का दीर्घकालीन आकलन, समय बीतने के बाद आने वाली पीढ़ियां क्या सोचती हैं। आइए अब हम इसी आधार पर इंदिरा और नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं। इंदिरा गांधी जनता और इतिहास की नज़र में। जनता की तत्कालीन राय यह है कि 1971 की गरीबी हटाओ नारे के बाद इंदिरा गांधी को जनता की अपार लोकप्रियता मिली। बांग्लादेश युद्ध में जीत ने उन्हें लौह महिला बना दिया, यानी कि आयरन लेडी। लेकिन 1975 में आपातकाल लगाने के बाद उनकी छवि तेजी से गिर गई। जनता ने महसूस किया उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। 1977 के चुनाव में जनता ने जबरदस्त नाराजगी दिखाते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतिहासकार मानते हैं कि इंदिरा गांधी का शासन दो चेहरों वाला था। एक तरफ उन्होंने भारत को मजबूत वैश्विक पहचान दिलाई, दूसरी तरफ लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाई। आपातकाल को आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे अंधकारमय अध्याय कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में लौट आई। यह दिखाता है कि जनता कभी उन्हें तानाशाह कहती रही तो कभी उन्हें मजबूत नेता के रूप में चाहती रही। अब नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं जनता और इतिहास की नज़र में। नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 के चुनावों में भारी बहुमत मिला। बड़ी संख्या में लोग उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं जो राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति का चेहरा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार आलोचना बर्दाश्त नहीं करती और संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ाती है। इतिहासकार भविष्य में मोदी को ऐसे नेता के रूप में देख सकते हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन यह भी लिखा जाएगा कि उनके शासन में लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं और असहमति की आवाज़ को दबाया गया। अभी तक यह तय नहीं है कि भविष्य में उन्हें सुधारक कहा जाएगा या तानाशाह की ओर झुकाव रखने वाला नेता। यह आने वाले वर्षों पर निर्भर करेगा। मोदी के मामले में जनता साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी हुई है। समर्थक उन्हें विजनरी और देश का मसीहा कहते हैं, विरोधी उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति वाला नेता मानते हैं। अब बात करें विश्लेषण की, तो इंदिरा गांधी जनता ने उन्हें सीधा सबक सिखाया में सत्ता से बाहर करके। उनकी छवि हमेशा तानाशाही और लौह महिला के बीच झूलती रही। नरेंद्र मोदी अभी भी जनता ने उन्हें मजबूत बहुमत के साथ चुना है। इतिहास उनका अंतिम मूल्यांकन तब करेगा जब उनका कार्यकाल पूरा होगा और आने वाली पीढ़ियां उसका असर देख पाएंगी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही तानाशाह रहे हैं? इसका उत्तर यह है कि देखिए, बिल्कुल साफ और निष्पक्ष जवाब यह है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, भारतीय लोकतंत्र को चोट दी, इसलिए उन्हें तानाशाह कहना गलत नहीं होगा। इतिहास में उनका नाम आपातकाल के साथ ही लिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी, उन पर तानाशाही प्रवृत्तियों के आरोप जरूर हैं, जैसे संस्थाओं पर नियंत्रण, मीडिया पर दबाव और असहमति की आवाज़ को सीमित करना, लेकिन अभी तक उन्होंने आपातकाल जैसा कदम नहीं उठाया, इसलिए उन्हें सीधे तानाशाह कहना गलत है। लेकिन यह कहना सही है कि उनके शासन में लोकतंत्र के लिए खतरे की चिंताएं बार बार उठती रही हैं। यानी निष्कर्ष यह है कि इंदिरा गांधी खुली तानाशाह साबित हुई, जबकि नरेंद्र मोदी पर तानाशाही की छाया जरूर है, पर लोकतंत्र अब भी औपचारिक रूप से कायम है। भारत की जनता ने हमेशा यह साबित किया है कि चाहे कोई भी नेता कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वह तानाशाही को हमेशा चुनौती देती रहेगी। वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।